अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। आपको जो स्क्रीन नजर आ रही है जी? यस सर। ठीक हो गया। यस सर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है एल्गोरिथम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, MCA सेकंड के हवाले से इंतहाई इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। न्यूमेरिकल टच भी है और थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं जो है वो जो तरतीब होती है कि जो स्लाइड्स होती हैं वो क्लासरूम के ऊपर अपलोड कर दूंगा, जो बुक्स है उसको भी अपलोड कर दूंगा, बाकी जो रेलिवेंट मटेरियल होगा वो भी साथ में अपलोड कर लेंगे। तो आप क्लासरूम को जो है वो ज्वाइन कर दें। मैंने कल CR को आपका जो है वो क्लासरूम का कोड दे दिया था, उम्मीद है आपको मिल गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, अगर आपको कोई भी सवाल वगैरह कोई चीज़ इशू होता है तो फिर आप रब्ता कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो इन टॉपिक्स के ऊपर जो है होगा। व्हाट इज एल्गोरिथम एनालिसिस, एल्गोरिथम रिलेटेड इश्यूज, एल्गोरिथम डिज़ाइन स्ट्रेटजीज, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, और जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है वो नेक्स्ट जो है वो लेक्चर के अंदर हम इंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। तो जो हमारे पास एल्गोरिथम है, इसकी जो डेफिनेशन है कि एन एल्गोरिथम is a sequence of unambiguous instructions for solving a problem, that is for obtaining a required output for any legitimate input in a finite amount of time. A recipe, process, method, technique, procedure, routines, ये सारे डिफरेंट किस्म के नाम्स हैं जो कि बेसिकली यूज होते हैं एल्गोरिथम के हवाले से। मेरी आवाज आप तक क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। तो जब ये एल्गोरिथम की ये डेफिनेशन है कि एल्गोरिथम बेसिकली और कुछ नहीं, एक सीक्वेंस ऑफ अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप जो भी एल्गोरिथम डेवलप करते हैं या डिजाइन करते हैं उसके ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। कौन सी? पहली रिक्वायरमेंट फाइनाइटनेस है। फाइनाइटनेस यानी कि किसी भी चीज का महदूद होना, फाइनाइट होना। तो आपका जो भी एल्गोरिथम होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एल्गोरिथम की वो डिफाइनाइटनेस है। ये जो फाइनाइटनेस है ये बेसिकली डेफिनेशन से लिया गया है, यानी डेफिनेशन से डिफिनाइटनेस। तो आपके जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी, जो भी स्टेप्स होंगे एल्गोरिथम के, वो रिगोरसली एंड अनएम्बिगुअसली स्पेसिफाइड होंगे, यानी उनमें एम्बिगुअस नहीं होगा, वो वाजे होंगे, क्लियर होंगे। उनमें मुबहम या वो जो है वो जिसके दो दो मतलब निकल सके वो नहीं होगा। किसी भी एल्गोरिथम की इनपुट जो है वो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि आपका जो एल्गोरिथम है वो हमेशा वैलिड इनपुट्स लेगा जो कि क्लियरली स्पेसिफाइड होगी। आउटपुट, जैसे कि हर प्रोग्राम का आउटपुट होता है उसी तरह आपका जो एल्गोरिथम होगा उसका आउटपुट होगा, यानी कि वो जो है आपको प्रोड्यूस करके देगा एक वैलिड आउटपुट, एक वैलिड इनपुट को देखते हुए। और इसके बाद जो आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इफेक्टिवनेस है कि आपके जो स्टेप्स होंगे वो सिंपल होंगे, सफिशिएंट होंगे और बेसिक होंगे, क्लियर होंगे। तो ये एल्गोरिथम के जो है आपके सामने उसकी जो है वो
कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। इसके बाद अगर डायग्रामेटिकली हम अगर एल्गोरिथम को देखना चाहें तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास इनिशियली एक प्रॉब्लम होती है जिसको हमने सॉल्व करना होता है। हम उस प्रॉब्लम का जो है वो एल्गोरिथम यानी उसका सॉल्यूशन नंबर ऑफ स्टेप में स्पेसिफाई करते हैं। वो जो एल्गोरिथम के स्टेप्स होते हैं वो हम एज अ इनपुट कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर जो है प्रोसेसिंग करता है और आपको जो है आउटपुट जनरेट करके देता है। तो लिहाजा किसी भी प्रोग्राम के लिए ये मैंडेटरी होता है कि आप उसका एल्गोरिथम डेवलप करें। किसी भी सिंपल जो प्रोग्राम होता है उसका एल्गोरिथम आपके कॉन्सेप्ट में या कंसेप्चुअली आपके दिमाग में वो 3-4 स्टेप्स होते हैं जिनको आप एज ए इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोग्राम की शक्ल में देते हैं और आउटपुट जनरेट हो जाता है। जब आपके पास प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन बड़ा होता है तो आप उन स्टेप्स को जो है बाकायदा पहले सोचते हैं और फिर इनके बाद उन स्टेप्स को आप राइट करते हैं पेपर के ऊपर पेंसिल के साथ और फिर वही जो आपके स्टेप्स हैं वो आपके इनपुट बन जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस बन जाते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम का। तो यहाँ पर दो चीजें क्लियर कर लें कि एल्गोरिथम के स्टेप्स होते हैं और जो कंप्यूटर का प्रोग्राम होते हैं उसके जो है वो इंस्ट्रक्शंस होती है। इसके बाद जो है जब भी हम किसी भी एल्गोरिथम को डिजाइन या डेवलप करना चाहते हैं तो उसके जो बेसिक्स आपके पास स्टेप्स होते हैं वो ये होता है कि हाउ टू डिजाइन एल्गोरिथम। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का आपके पास एक से ज्यादा सॉल्यूशंस होते हैं तो उसी तरह आप जो है कंप्यूटर के अंदर ये पढ़ते हैं कि किसी एक प्रॉब्लम के एक से ज्यादा एल्गोरिथम्स होते हैं। उनके बाद आप जो है वो चूज करते हैं बेस्ट एल्गोरिथम। इसके बाद जो है कि आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे एल्गोरिथम्स को और फाइनल जो स्टेप होता है कि करेक्टनेस कैसे प्रूव करेंगे किसी भी एल्गोरिथम की। ये आगे चलकर अभी मैं आपको समझाऊंगा कि आप जब भी एल्गोरिथम बनाते हैं तो उसको बेसिकली पहले ये चेक करते हैं कि क्या ये करेक्ट है, जो हम इसको इनपुट दे रहे हैं ये हमारा वाकई वैलिड आउटपुट जो है वो जनरेट कर रहा है। और इसके बाद एफिशिएंसी होती है। आपने एक एल्गोरिथम जब डेवलप कर लिया, डिजाइन कर लिया, तो उसको आप चेक करते हैं दो तरीकों से। एक होता है थ्योरेटिकल कि आप थ्योरेटिकली उसको एनालाइज करते हैं और दूसरा होता है इंपेरिकली। इंपेरिकल का मतलब ये होता है कि आप उसको इनपुट देंगे, आप उसको वैल्यूज देंगे और वो वैल्यूज आप खुद चेक करेंगे। थ्योरेटिकल का मतलब होता है कागजी कार्रवाई और इंपेरिकल का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल कि आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप उसको जो है वो टेस्ट डेटा देते हैं, चेक करते हैं कि इसका क्या रनिंग टाइम आता है, ये कितना प्रोसेसिंग टाइम ले रहा है। एक आप अंदाजा कर लेते हैं, उसके मुताबिक आपको ये पता चल जाता है कि मेरा ये एल्गोरिथम का इतने ये रिसोर्सेज ले रहा है, इतना रनिंग टाइम है और दूसरा ये। और इसके बाद ऑप्टिमैलिटी। ऑप्टिमैलिटी का मतलब होता है ऑप्टिमम, यानी आपका एल्गोरिथम जो है उसका थ्रूपुट ज्यादा होना चाहिए। इनपुट जमा आउटपुट बराबर है थ्रूपुट के होता है। तो लिहाजा नंबर ऑफ रिसोर्सेज भी कम ले, रनिंग टाइम उसका कम हो और वो ज्यादा फास्ट जो एग्जीक्यूट हो जाए। ये आपके बेसिक इश्यूज होते हैं एल्गोरिथम के हवाले से। डियर स्टूडेंट्स, आपको जहां पर भी कोई इशू आए, कोई भी चीज समझ ना आए तो आप अपना माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं कि जी इसका क्या मतलब है। जो भी सवाल करेंगे मैं उसको वेलकम करूंगा। आप जो है तमाम लोग, मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप क्वेश्चन करें ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस या जो भी आपके जहन में सवाल है वो क्लियर हो जाए। यहां तक अगर किसी चीज की समझ ना आई हो तो काइंडली पूछ सकते हैं। आप में से कोई एक बंदा कह देगा कि जी ठीक है तो फिर हम आगे चले जाएंगे। ठीक है सर जी। ओके जी। अच्छा, अब आ जाते हैं एल्गोरिथम डिजाइन स्ट्रेटजीज के ऊपर कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की एल्गोरिथम की डिजाइन की स्ट्रेटजीज हैं।
या दूसरे लफ्जों में ये समझ लें कि ये आपका तकरीबन कोर्स का जो है पैटर्न है। हमारा जो कोर्स जाएगा, मैंने आपको नहीं पहले बताया कि आउटलाइन क्या होगी, अब यहाँ पर मैं आपको ये थोड़ा थोड़ा सा साथ में वो बताता जाऊंगा कि ये जो हमारे पास एल्गोरिथम डिजाइन स्ट्रेटजीज है और हम साथ साथ में इसको जो है वो किस तरह चलाएंगे। पहले पहले आपके पास आते हैं ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। ब्रूट फोर्स जैसा कि नाम से जाहिर है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे एल्गोरिथम जिसमें आप उनके तमाम जो ऑप्शंस होते हैं उनको एग्जॉस्ट जो है वो सर्च करते हैं। इसका मतलब होता है एक एक इंस्ट्रक्शन को आप वन बाय वन एग्जीक्यूट करते हैं। ब्रूट फोर्स का दूसरे लफ्जों में ये मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम का स्टेट अवे जो उसका जो क्या कहते हैं सोल्यूशन होता है, उसको ब्रूट फोर्स कहते हैं। तो ये एल्गोरिथम के अंदर जब हम जाते हैं ब्रूट फोर्स के अंदर, तो जो आपने डेटा स्ट्रक्चर अगर पढ़ा हुआ है तो वहां पर आपने सर्चिंग और सॉर्टिंग जो है वो जरूर पढ़ी होगी। आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर? यस सर, पढ़ा है। हाँ, तो वो जो डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, अच्छी बात है। तो वहां पर आपने सॉर्टिंग के सिंपल एल्गोरिथम पढ़े होंगे, जिसमें सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, ये जो एल्गोरिथम है इनको हम ब्रूट फोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। जो सर्चिंग का एल्गोरिथम है सीक्वेंशियल सर्च, मैं बाइनरी की बात नहीं कर रहा, जो सीक्वेंशियल सर्च है ये ब्रूट फोर्स जो है वो एल्गोरिथम के अंदर फॉल करते हैं। होपफुली आपने सर्चिंग के अंदर लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च को जरूर पढ़ा होगा। इसके बाद आ जाते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम के ऊपर। ये एल्गोरिथम की वो टाइप होती है जिसमें हम एक प्रॉब्लम को लेते हैं और उस प्रॉब्लम को स्टेप्स के अंदर स्मॉलर जो है वो सब प्रॉब्लम्स के अंदर कन्वर्ट करते जाते हैं और फाइनली हम जो है वो सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। तो जो बाइनरी सर्च है वो बेसिकली जो है वो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम की सबसे बेस्ट एग्जांपल समझी जाती है। जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम होता है, फैक्टर्स मालूम करना किसी भी केस के, तो वो जो है वो रिकर्सिव के अंदर बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर का जो है वो कॉन्सेप्ट है। इसी तरह आपने शायद नाम सुना हो मर्ज सॉर्ट का, तो वो भी बेसिकली जो है वो डिवाइड एंड कॉन्कर जो है वो स्ट्रेटेजी के अंदर चलते हैं। ये डिवाइड एंड कॉन्कर, डिक्रीज एंड कॉन्कर, ट्रांसफॉर्म एंड कॉन्कर, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप एक प्रॉब्लम को लेंगे, उसको कहेंगे कि ये मेरा बिग प्रॉब्लम है या लार्जर प्रॉब्लम है, और फिर आप हर स्टेप के अंदर जो है वो प्रॉब्लम को रिड्यूस करते जाते हैं, डिक्रीज करते जाते हैं और फाइनली आप जो है वो सोल्यूशन के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये जब हम इस चैप्टर्स में आते हैं तो यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल होती है रिकर्जन। किसी को आइडिया है कि रिकर्जन क्या चीज होती है? व्हाट इज मेंट बाय रिकर्जन? नहीं पढ़ा सर रिकर्जन के बारे में। अच्छा, तो रिकर्जन अभी आगे स्लाइड में भी आएगा कि रिकर्जन बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्यूशन का एक ऐसा मेथड है जिसमें हम रिकर्सिवली यानी अपना जो फंक्शन है वो अपने आप को बार बार कॉल करता जाएगा। व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ ओवर अ नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स, इट इज कॉल्ड रिकर्जन। तो ये हम पढ़ते हैं, ये भी हमारे यानी इंक्लूड होता है। और इसके बाद ग्रीडी अप्रोच पर आ जाते हैं। ग्रीडी एल्गोरिथम्स या ग्रीडी अप्रोच एल्गोरिथम की वो टाइप होगी जिसमें जो एल्गोरिथम होता है वो ग्रीडी होता है, लालची होता है रिसोर्सेज का। जैसे एक छोटी सी मिसाल, खुदा न खासा किसी घर में चोर आ जाए तो वो कहता है कि जब मैं चोरी करने जब जाता है तो उसको जो चीज सामने नजर आती है तो वो उसको अपने थैले में डालता जाता है। तो उसे कहते हैं कि वो उसकी जो अप्रोच होती है ग्रीडी होती है। अब एल्गोरिथम्स ऐसे होंगे ग्रीडी के डिजाइन के एल्गोरिथम्स कि वो ग्रीडी होंगे रिसोर्सेज के, और वो ग्रीडीली जो है वो आपको
सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर प्रिम्स एल्गोरिथम और क्रुस्कल्स एल्गोरिथम इसके अंदर जो है वो आ जाता है। फिर इसके बाद होती है डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम की वो टाइप है जिसमें डायनामिकली जो है वो हम जो है वो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा जो एल्गोरिथम है उसका नाम है फ्लाइट वार्शल एल्गोरिथम, उसको हम डिस्कस करते हैं। और इसके बाद ट्रीज के अंदर बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है, जब आप ट्री ट्रेवर्सल पर जाते हैं तो वहां पर डिफरेंट जो एल्गोरिथम है जिसमें ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है और डेप्थ फर्स्ट सर्च है, ये दो एल्गोरिथम के नाम है। तो उसमें बैक ट्रैकिंग और ब्रांच एंड बाउंड जो है बेसिकली कॉन्सेप्ट वो यूज होता है। और यहाँ पर आगे चलते हैं और आखिर में जो चीज लिखी हुई है स्पेस एंड टाइम ट्रेड ऑफ, इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी एल्गोरिथम को डेवलप करते हैं तो ज्यादा अगर हम स्पेस की तरफ जाते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करे, या अगर हम टाइम की तरफ जाते हैं कि वो कम से कम टाइम ले, तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अब हमने इनके दरमियान में रहना होता है कि स्पेस को भी देखना है, टाइम को भी देखना है। ऐसा नहीं एक ऐसा एल्गोरिथम डेवलप कर लें जो कम से कम स्पेस ले लेकिन ज्यादा से ज्यादा टाइम ले, या दूसरे अगर आप साइड पर जाएं कि कम से कम जो है वो टाइम हो और ज्यादा से ज्यादा स्पेस ले। तो हमने इनके दरमियान में जो है वो बेसिकली रहना होता है। यहां तक अगर किसी चीज की समझ ना आई हो तो बता सकते। तो ये जो जितने भी मैं आपके सामने एल्गोरिथम की डिजाइन स्ट्रेटजीज बताए, एक्चुअली ये हमने वन बाय वन इनको जो है वो कवर करना है। आगे चलकर अगर यहाँ किसी चीज की समझ ना आई हो तो फिर जब इनका चैप्टर आता है तो वहां पर आपको ये चीजें सारी क्लियर और वाजे हो जाती हैं। आगे चलते हैं कि आप जब किसी भी एल्गोरिथम को डिजाइन करते हैं तो वो कौन से फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं उसकी स्पीड के ऊपर। तो नंबर ऑफ इनपुट जो वैल्यूज होती हैं वो बेसिकली जो है वो स्पीड के ऊपर इफेक्ट होती हैं। इनपुट ज्यादा होगा तो सिस्टम स्लो होगा, इनपुट अगर आपके पास क्या कहते हैं कम होगा तो आपकी वो जो स्पीड होगी प्रोसेसर की वो होगी। दूसरी चीज प्रोसेसर की स्पीड, एज यू नो कि फास्ट प्रोसेसर के ऊपर आपका प्रोग्राम फास्ट एग्जीक्यूट होता है विद रिस्पेक्ट टू कि अगर आपका प्रोसेसर स्लो है तो आपकी जो है वो प्रोग्राम भी स्लो जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद नंबर ऑफ साइमल्टेनियस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, अगर आपका जो किसी भी एल्गोरिथम को जब आप प्रोग्राम में डिजाइन करते हैं उसको लिखते हैं डिजाइन करते हैं तो जितने आपके मल्टीपल प्रोग्राम्स एक ही टाइम पर एग्जीक्यूट हो रहे होंगे या एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो मल्टीपल प्रोग्राम्स का मतलब ये होगा कि आपका जो प्रोसेसर होगा वो भी जो है वो क्या होगा कि आपका प्रोसेसर बिजी है, मल्टी थ्रेडिंग कर रहा है या मल्टी प्रोसेसिंग कर रहा है, इस वजह से उसके ऊपर टाइम ज्यादा लगेगा। अगर सिंगल प्रोग्राम होगा तो उसका टाइम आपका कम लगेगा। इसके बाद जो दूसरा फैक्टर इफेक्ट करता है वो लोकेशन ऑफ आइटम्स इन द डेटा स्ट्रक्चर्स है। एज यू नो कि आपके पास अगर डेटा आपका हार्ड डिस्क से फैच होता है तो उसके ऊपर आपकी स्पीड ज्यादा लगती है, आपका टाइम ज्यादा लगता है। और अगर आपका वही डेटा कैश में पड़ा है या रैम में पड़ा है तो वहां पर आपको वो कम लगता है। तो लिहाजा डेटा जहां पर होगा उसकी जो फैचिंग होती है वो भी टाइम जो एग्जीक्यूशन में इस्तेमाल होता है वो भी आपकी स्पीड पर इफेक्ट करता है। आखिर में आ जाते हैं डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस कि अगर आपका सॉफ्टवेयर जितना लेटेस्ट है जितना पावरफुल है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा किसी भी प्रोग्राम के हवाले से विद रिस्पेक्ट टू दैट सॉफ्टवेयर जो कि ओल्ड वर्जन है, जो कि ज्यादा रिसोर्सेज लेता है, जो कि ज्यादा पुराना है और उसकी जो स्पीड है वो लाजम बात है स्लो होगी। क्लियर हो गया जी? क्योंकि हमारा जो बेसिकली वो सब्जेक्ट है
उसका नाम है एल्गोरिथम एनालिसिस एंड डिजाइन। तो इसका मतलब है कि इसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर लें, एक कर लें एल्गोरिथम एनालिसिस और दूसरा कर लें एल्गोरिथम डिजाइन। अब एल्गोरिथम डिजाइन के अंदर तो वही होगा कि जो आपके पास प्रॉब्लम है उसका जो आपने सोल्यूशन दिया वो आपका एल्गोरिथम कहलाता है। इसके बाद अब आपके पास आ गया एल्गोरिथम एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उस प्रॉब्लम के अगर आपके पास एक से ज्यादा सोल्यूशन अवेलेबल है तो आप उन सोल्यूशन को अगर एग्जामिन करते हैं, उनका टाइम चेक करते हैं, उनकी प्रोसेसिंग टाइम चेक करते हैं, उनकी स्पेस को चेक करते हैं, तो ये बेसिकली एल्गोरिथम एनालिसिस कहलाता है। तो लिहाजा जब आप एल्गोरिथम किसी भी एल्गोरिथम को एनालाइज करते हैं तो एनालाइज करने का मकसद उसकी करेक्टनेस को होता है, उसका मकसद उसकी टाइम एफिशिएंसी होता है, उसका मतलब उसकी स्पेस एफिशिएंसी होता है। जैसे कि आप अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि आपने सॉर्ट करना है डेटा को, तो आपको पता है कि डेटा को जब मैं सॉर्ट करूंगा तो मेरे पास बबल सॉर्ट भी है, मेरे पास इंसर्शन सॉर्ट भी है, मेरे पास जो है वो सिंपल जो है वो बबल इंसर्शन सिलेक्शन ये हो गई। मेरे पास आगे चलकर हीप सॉर्ट भी है, मेरे पास आगे चलकर जो है वो नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग भी है। तो लिहाजा जब मेरे पास काफी ज्यादा एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं सिर्फ सॉर्टिंग के हवाले से, तो मैं ये चेक करूंगा कि वो एल्गोरिथम मेरा कौन सा अच्छा होगा जो कम से कम टाइम लेगा, कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो ये एल्गोरिथम एनालिसिस कहलाता है। तो लिहाजा किसी भी एल्गोरिथम को बना लेते हैं तो अब ये चेक करते हैं कि यार मैंने डिजाइन किया है वेदर इट इज गुड और बैड। तो पहला जो उसका चेक करने का तरीका है उसकी करेक्टनेस है। करेक्टनेस का मतलब सिंपल यही होता है कि जो आपने इनपुट दिया, वैलिड इनपुट दिया, लेजिटिमेट सही इनपुट दिया, क्या ये उसके मुताबिक आउटपुट वही जनरेट कर रहा है। देखिए कोई भी ऐसा प्रोग्राम, कोई भी ऐसा एल्गोरिथम जो कि लाख अच्छा हो लेकिन आपके वो जो आपका फंक्शन है, जो फंक्शनैलिटी है वो आपके सही ना करे तो वो आपके लिए फजूल है। तो लिहाजा आप पहले उसकी करेक्टनेस को चेक करते हैं। करेक्टनेस का मतलब यही हो गया कि जो आपने इनपुट दिया क्या वही आपका आउटपुट आ रहा है, ये ना हो कि गलत आउटपुट दे रहा है तो लिहाजा वो एल्गोरिथम गलत है, वो इनकरेक्ट है। टाइम एफिशिएंसी, कितने नंबर ऑफ सेकंड्स के अंदर आपका आउटपुट जो है वो जनरेट कर रहा है। आप एटीएम की मशीन पर चले जाएं और वो मशीन जो है वो आप एक कार्ड एंटर करें और वही आपका जो काम है वो सेकंड्स की बजाय मिनटों में हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपको बादरिंग होती है, आपको तकलीफ, बोर होते हैं कि यार ये क्यों इतनी स्लो मशीन है। इसके बाद स्पेस एफिशिएंसी, कि आपके पास जो स्पेस रिक्वायरमेंट है, जो आपकी हार्ड डिस्क रिक्वायरमेंट है, जो हार्ड डिस्क की स्पेस है वो आपकी फ्री तो नहीं मिलती, सस्ती तो है, चीपर है, बट इट डजंट कम फ्री। तो लिहाजा आप स्पेस को भी देखते हैं। अच्छा, स्पेस से मुराद हमारी दो स्पेस है, एक तो आपकी जो है वो हार्ड डिस्क की स्पेस है, दूसरा जब आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये रैम में एग्जीक्यूट होता है, जो भी प्रोग्राम आप रन करते हैं रैम में एग्जीक्यूट होता है, तो रैम में वो कितनी रिक्वायरमेंट ले रहा है, तो इस चीज को चेक करते हैं। और इसके बाद आगे चलकर डज देयर एग्जिस्ट अ बेटर एल्गोरिथम, यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल हो रही है लोअर बाउंड्स। ये कल के लेक्चर या परसों के लेक्चर में आपके साथ क्लियर होगी कि बेसिकली जब आप एक दो एल्गोरिथम को चेक कर रहे हैं तो क्या आपका एल्गोरिथम कम से कम टाइम लेता है, उसको बेसिकली बोलते हैं लोअर बाउंड्स। और ऑप्टिमल है, ऑप्टिमल का मैंने आपको कहा ना कि कम से कम रिसोर्सेज ले और ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपका अच्छा तरीके से आउटपुट जनरेट करे, यानी कम से कम टाइम, रनिंग टाइम और कम से कम स्पेस, तो वो आपका ऑप्टिमम जो है वो एल्गोरिथम या ऑप्टिमल लाता है। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी एल्गोरिथम के हवाले से जब उसके हम थ्योरेटिकल एनालिसिस कहते हैं तो हमारे पास बेसिकली क्या चीज होता है कि टाइम एफिशिएंसी इज एनालाइज्ड बाय डिटरमिनिंग द नंबर ऑफ रिपीटिशंस ऑफ द बेसिक ऑपरेशन एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। हम किसी भी एल्गोरिथम को
जब उसका थ्योरेटिकली रन टाइम देते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसका जो बेसिक ऑपरेशन है वो बेसिकली कितने नंबर ऑफ टाइम्स चला। यहाँ से बेसिक ऑपरेशन से मुराद क्या होगी? द ऑपरेशन दैट कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टुवर्ड्स द रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिथम। कि किसी भी एल्गोरिथम के अंदर वो स्टेप जो सबसे ज्यादा एग्जीक्यूट होगा, किसी भी प्रोग्राम के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस जो सबसे ज्यादा एग्जीक्यूट होगी, वो बेसिकली उसका बेसिक ऑपरेशन कहलाता है। और हम जब भी किसी एल्गोरिथम की टाइम को देखते हैं तो हम सबसे ज्यादा उसके देखते हैं कि जो बेसिक ऑपरेशन इसके अंदर है उसका जो टाइम है वो एक्चुअली उसका सबसे ज्यादा वही। अब उसकी एग्जांपल आप नीचे देखें कि आपके पास एक लाइन मैंने लिखी प्रोग्राम की कि फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय n। अब क्या चीज होगा कि ये आपके पास एक फैक्टोरियल जनरेट करने का प्रोग्राम है जिसमें यहाँ पर लूप के अंदर जो आपके पास n आप इनपुट देंगे, जो नंबर देंगे वो बेसिकली फैक्ट के साथ मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। तो आप इस चीज को चेक करेंगे कि ये आपकी इनपुट है, यानी कि ये आपका रनिंग टाइम है किस चीज का? वो बेसिक ऑपरेशन। अब इसके अंदर जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए वो एक दफा होता है। इसके बाद अगर आपकी जो वेरिएबल है जो आपने कहा कि यार इनपुट करो नंबर को, वो एक दफा चलेगा, लेकिन जो लूप होगी वो बेसिकली उस n, अगर मैं नंबर कहूं तो वो n टाइम्स चलेगी। तो इसका मतलब है कि जो इस प्रोग्राम के अंदर सबसे ज्यादा जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो आपका लूप स्ट्रक्चर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम बेसिक ऑपरेशन आपका है वो बेसिकली वो लूप है, वो n टाइम्स जो है वो आपके अभी प्रोग्राम की साइज कितनी होगी कि ये n टाइम एग्जीक्यूट होगा। मैं अगर कांस्टेंट दे दूं कि सपोज मैं कहता हूं कि नंबर जो है 5 है, मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए, तो इसका मतलब है 5 into 4 into 3 into 2 into 1। इसका मतलब है कि पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, यानी इसका मतलब 5 4 20, 20 3 60, 60 2 120, तो 5 का फैक्टोरियल 120 आएगा। तो ये आपका 5 टाइम जो है वो आपकी लूप चलेगी। तो लिहाजा इसे कहेंगे कि ये इसका बेसिक ऑपरेशन है। अब मैं थोड़े से आपको कुछ एग्जांपल दे दूं कि जिसके अंदर आप ये चेक करें कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के अंदर आपका जो है वो बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं। सपोज कि अगर आप सर्चिंग करते हैं और एक लिस्ट आपको गिवन है, उस लिस्ट में से आप नंबर को सर्च करना चाहते हैं कि क्या ये नंबर इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। तो लिहाजा सर्चिंग फॉर ए की इन अ लिस्ट ऑफ n आइटम्स, ये आपका प्रॉब्लम है। आपका जो है वो इनपुट साइज क्या होगी? नंबर ऑफ आइटम इन द लिस्ट n। आपकी वो लिस्ट 10 नंबर की है या 12 नंबर की है, और इसका बेसिक ऑपरेशन क्या होगा? आपका वो की कंपैरिजन होगा, जिसके अंदर लूप के अंदर आप ये चेक करना चाहते हैं कि जो आपका आइटम x है वो क्या लूप के अंदर यानी उस a ऑफ i के अंदर अवेलेबल है या नहीं। तो ये आपका बेसिक ऑपरेशन होगा। इसके बाद अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिसेस हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के, तो इसका जो है बेसिक ऑपरेशन क्या होगा? फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन होगी, और आपका इनपुट साइज मेजर क्या होगा? वो डायमेंशन ऑफ द मैट्रिसेस होंगे कि 2x2 है या 3x3 का है। इसी तरह अगर आप कोई एक्सपोनेंशियल में जाते हैं और किसी भी नंबर का पावर मालूम करना चाहते हैं, यानी कंप्यूट a raised to the power n, तो आपकी जो इनपुट होगा वो क्या चीज होगा? n होगा। और इसके बाद आप जो है वो क्या करेंगे? फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर नहीं होगी, बल्कि आप पावर को जो है बेसिकली मालूम करेंगे उसकी फ्लोटिंग पॉइंट, यानी a raised to the power n जो है आपका बेसिक ऑपरेशन कहलाएगा। आपने शायद ग्राफ ना पढ़ा हो। ग्राफ बेसिकली क्या चीज होता है? कनेक्शन ऑफ डिफरेंट जो है वो नोड्स एंड एजेस होता है। यहाँ पर हम जो है वर्टिसेस और एजेस के वर्टेक्स बेसिकली क्या चीज होता है? वो नोड, और उसके बाद उनके दरमियान अगर कनेक्शन है तो अब यहाँ पर आपका बेसिक ऑपरेशन क्या होगा कि किसी भी वर्टेक्स को मालूम करना या किसी भी ट्रैवर्स करना किसी एज को, ये इसका बेसिक ऑपरेशन होगा।
किसी चीज की समझ ना आई हो तो काइंडली सवाल कर सकते हैं। आगे चलेंगे फिर कि इसके बाद हम दूसरी में अगर हम जो डिफरेंट किस्म के फार्मूला लिखते हैं तो फार्मूला हम 3 किस्म के यूजुअली लिख सकते हैं। अगर आप देखें एग्जैक्ट फार्मूला के अंदर C ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर बेसिकली क्या चीज है, आपके पास इक्वल का साइन है, इट इज कॉल्ड एग्जैक्ट फार्मूला। अब आपके पास नीचे जो है दूसरी एग्जांपल के अंदर फार्मूला इंडिकेटिंग ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है विद मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट, यानी C ऑफ n अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर है। अब आपका क्या चीज है, 0.5 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट है और ये n स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके बाद नीचे देखें तो आपके पास जो है वो अननोन मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट है कि वहां पर ऊपर तो कांस्टेंट था 0.5, नीचे C है, C की वैल्यू कोई भी हो सकती है, तो C इंटू n स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं अननोन मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट। अब अगर आपके पास एम्पिरिकली किसी भी एल्गोरिथम की आपने उसका रनिंग टाइम मालूम का हो, तो फिर हम किस तरह करते हैं कि सेलेक्ट ए स्पेसिफिक सैंपल ऑफ इनपुट्स, हम कोई भी सैंपल लेते हैं इनपुट्स का, और इसके बाद यूज फिजिकल यूनिट ऑफ टाइम, तो हम कोई भी टाइम का एक फार्मूला लेते हैं, जैसे यहाँ पर सपोज मिली सेकेंड्स, और इसके बाद काउंट करते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ ऑपरेशन को और एनालाइज करते हैं इंपेरिकल अपने डेटा को। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। और हमारे पास मैंने आपको बताया था कि 2 किस्म के एल्गोरिथम होते हैं, रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव। रिकर्सिव एल्गोरिथम वो होते हैं जिसमें फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल करता है ओवर अ नंबर ऑफ टाइम्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और जो नॉन रिकर्सिव होते हैं वो सर जी आवाज का बहुत ज्यादा इशू है। जी एक्सक्यूज में क्या कह रहे हैं? आवाज का बहुत इशू आ रहा है सर, समझ नहीं आ रही सर। आवाज का इशू आ रहा है? आवाज का इशू आ रहा है तो एक सेकंड मैं कोशिश करता हूं कि मैं डिवाइस है उसको अपने साथ रख लूं। अहमद, अहमद, अब थोड़ा सा देखिएगा, शायद मे भी मैंने डिवाइस साथ ही रख ली है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि एल्गोरिथम्स की वैसे तो काफी टाइप्स हैं, लेकिन अगर हम 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहें, रिकर्सिव एल्गोरिथम वर्सेस नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम, तो रिकर्सिव नो सर, अभी भी इशू है सर, आवाज बहुत ज्यादा कट जाती है आपकी। कट जाती है यार, क्या किया जाए इसके लिए? देखिए मैं दोबारा थोड़ा बोलता हूँ, शायद मे भी आपको क्लियर हो, मे भी सिग्नल का इशू आ रहा होगा। तो अभी कैसे आवाज आ रही है? नो सर। मैं थोड़ा सा ये एक स्लाइड को बोलता हूँ ना, आप फिर मुझे फीडबैक कि जो रिकर्सिव एल्गोरिथम होते हैं वो फंक्शन अपने आप को दोबारा
बार बार कॉल करते हैं, जबकि जो नॉन रिकर्सिव होते हैं उसमें जो है रिकर्जन फिनोमेना नहीं होता, यानी वो अपने आप को बार बार कॉल नहीं करते। जो सिंपल आपके एल्गोरिथम्स है या सिंपल प्रोग्राम्स है, ये नॉन रिकर्सिव है। तो लिहाजा नॉन रिकर्सिव की क्या स्टेप होते हैं? डिसाइड ऑन ए पैरामीटर एन इंडिकेटिंग इनपुट साइज, और इसके बाद जो है आइडेंटिफाई एल्गोरिथम बेसिक ऑपरेशन। अच्छा, एक मिनट यहाँ पर मैं रोकूंगा, और क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है तो ये दोबारा मैं मीटिंग को दोबारा इसी पर आप ज्वाइन करेंगे कोड के ऊपर, और जो है वो ये दोबारा रिज्यूम बैक होगी। एक 2 मिनट का ब्रेक आएगी इसके अंदर, और दोबारा फिर मीटिंग को दोबारा वहीं से स्टार्ट करते हैं जी।